हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के सबसे गर्मा-गर्म चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, जो कि न्यू एनसीईआरटी लॉन्च पीडीएफ बुक से हमने ये सारा डाटा तैयार किया है और उसी से हम लोग पूरे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आपका जो देरी था, वो अब समाप्त होता है। देरी ना हो करके हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ये चैप्टर जो है बताता है आपको कि ये चैप्टर नंबर 1 जो है क्या बताता है आपको कि सोशल साइंस क्या है, एसएसटी क्या है, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, वो है क्या? ये समझना है इस चैप्टर के अंदर। तो पहले हम लोग 9th का जो शुरुआत होता है, तो कहीं न कहीं ये लेट शुरुआत हुआ है ना? मिड मिड ऑफ द ईयर, है ना? ये आपका लॉन्च किया गया पीडीएफ। कहीं न कहीं ये थोड़ा लेट शुरुआत है, लेकिन शुरुआत जो है बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन हुआ है। और सबसे पहले सच में समझना है हम लोग को कि सोशल साइंस होता क्या है। तो सोशल साइंस को समझना है कि होता क्या है, तो इसके लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग मूव करते हैं आगे और सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे आते हैं सोशल साइंस कि होता क्या है। चलिए, तो पहले अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन वर्ल्ड, है ना? सोशल साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें ह्यूमन वर्ल्ड के एक अलग दुनिया को समझना, सोशल साइंस, है ना? ह्यूमन दुनिया है, मतलब मानव का पूरा दुनिया इसी में समाहित है ना? इसको समझने के लिए हम लोग सोशल साइंस को समझना है हम लोग को। तो व्हाई डू वी स्टडी इट? आखिर क्यों हम लोग सोशल साइंस को पढ़ते हैं? इसके कारण है ये 4 कारण है। व्हाई डू सोसाइटी वर्क द वे दे डू? क्या है भाई? व्हाई डू सोसाइटीज़ वर्क द वे दे डू? आखिर क्यों? आखिर क्यों वही तरीके से काम करते हैं सोसाइटी, जिस तरीका में वो मतलब पहले से फिक्स है कि हाँ, ये तरीका होना चाहिए काम करने का। आखिर क्यों? हम जो भी काम करते हैं उसका तरीका फिक्स क्यों है? कि वही तरीका होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम बनाना है, इलेक्शन करवाना है, इक्वालिटी रहना चाहिए पूरे देश भर में। ये एरिया आपका है, ये कंट्री हमारा है ना? वो स्टेट आपका है, वो स्टेट आपका है। ऐसा क्यों रहता है? आखिर क्यों यही तरीका को हम लोग यूज़ किए? ये भी तो समझने वाली बात है। आखिर क्यों हम लोग ये ऐसा किए? दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाई आर सम पीपल रिच एंड अदर आर पुअर? आखिर क्यों कुछ पीपल अमीर हैं, कुछ पीपल बहुत ही गरीब हैं? कुछ ही पीपल अमीर हैं और कुछ पीपल गरीब नहीं है, बहुत सारे पीपल गरीब हैं। भारत का कहानी है ये, बहुत सारे पीपल गरीब हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड एंशिएंट सिविलाइजेशन राइज़ एंड फॉल? आखिर क्यों? जो पुराने ज़माने पे जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए, कैसे फॉल हो गए? क्यों फॉल हो गए? ये भी तो सवाल है। तो ये सारे कहीं न कहीं नाता रखते हैं किससे? सोशल साइंस से, ठीक है? हिस्ट्री के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं? सोशल साइंस में। आखिर क्यों हिस्ट्री सोशल साइंस में ही आया? तो वो समाज से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी उसमें, इसकी वजह से सोशल साइंस में आया, ठीक है? दूसरा तीसरा तीसरा कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैव डिफरेंट कस्टम्स? आखिर क्यों अलग-अलग कम्युनिटीज़ का अलग-अलग प्रथा होती है, अलग-अलग परंपरा होती है? मुस्लिम का अलग परंपरा है, उनका अलग सिस्टम है जीने का, हिंदू का अलग सिस्टम है, जैन का अलग है, बौद्ध का अलग है, क्रिश्चियन का बहुत अलग है। तो कहीं न कहीं सबका सिस्टम बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है उसके अंदर। और बात करेंगे, एक चीज़ कॉमन है, तो वो है ह्यूमैनिटी, मानवता। सबके अंदर होता है, ठीक है? चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, मानवता रहता है। कुछ लोग हैं वैसे हर धर्म में जो अलग हैं थोड़े, माइंडसेट से भी, मेंटालिटी से भी, है ना? हर चीज़ से अलग है थोड़े, समाज से भी अलग है वो लोग, है ना? तो कुछ लोगों का बात नहीं हो रहा है, हम लोग ओवरऑल का बात कर रहे हैं हम लोग। तो वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ भाई सोशल साइंस? आखिर सोशल साइंस है क्या, ये भी जानेंगे। तो यहाँ से समझते हैं कि पहले कि वर्ड जो है ओरिजिन हुआ है सोशल वर्ड से। सोशल साइंस कहाँ से ओरिजिन हुआ? सोशल वर्ड से। तो सोशल वर्ड का जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो कहाँ से हुआ भाई? तो सोशियस से। ये एक लैटिन वर्ड है सोशियस। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंपेनियन या फिर एसोसिएट। कंपेनियन या फिर एसोसिएट। सोचिए कितना अच्छा एक प्यारा सा वर्ड दिया गया है सोशल, जिसका मतलब भी बहुत प्यारा है। क्या है भाई? तो एसोसिएट, कंपेनियन, इसका मतलब क्या होता है भाई? जुड़ना, एक होके रहना, दोस्त, मित्र, ये सारी चीज़ें इसके मतलब। सोचिए इतने प्यारे वर्ड हैं, तो कैसे ये जो सोशल साइंस हमारा सब्जेक्ट है, वो कैसे बोरिंग हो सकता है भाई? बहुत लोग बोरिंग बताते हैं इसको, कि भाई सोशल साइंस यार बोरिंग है ये वो, पढ़ने का मन नहीं करता है। अरे क्यों नहीं मन करता है भाई? यहाँ इतना सारा, इतना अच्छा प्यारा सा वर्ड दिया गया है, इसका मतलब, सोशल का मतलब, कैसे वो बोर करेगा आपको? समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, सिस्टम बनाने का काम कर रहा है, समाज को कैसे चलाना है वो सिस्टम तैयार कर रहा है हमारा सोशल साइंस, जिसको हम लोग बोरियत कहते हैं, है ना? अलग नाम बहुत सारे स्टूडेंट ये नाम देते हैं, बोरियत है सोशल साइंस तो, फालतू है ये वो।
तो चलिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि सोशल का मतलब क्या होता है, सोशल वर्ड किससे बना है। तो सोशियस से बना है, ये सोशल वर्ड सोशियस से बना है, और इसका मतलब होता है कैंपेनियन, एसोसिएट, दोनों एक ही वर्ड है ना। अब समझते हैं कि क्या है ये सोशल साइंस। तो इन इट इज द एकेडमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, देयर रिलेशनशिप एंड देयर इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड देम। यानी इसमें आप लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, उसके रहने सहने का तरीका के बारे में, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और कैसे एक दूसरे से मिल करके रहते हैं, उनकी रिलेशनशिप कैसे है, मतलब सारे लोगों के एक दूसरे से। जैसे घर में रिलेशनशिप तो अलग है, मम्मी पापा से, भाई बहन से, वो अलग है। एक स्टेट का रिलेशन, एक सोसाइटी का रिलेशन, ये सोसाइटी का वो सोसाइटी से कैसा रिलेशन है, इस कंट्री का उस कंट्री से कैसा रिलेशन है ना। तो ये सारे चीज एक तरह से इसके अंदर है, पूरे इस सोशल साइंस के अंदर है। ये इतना बड़ा बड़ा चीज सोचिए, इतना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट सोशल साइंस के अंदर है। तो कैसे ये अलग हो गया। मोस्ट मोस्ट वेलकम है आपका इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। आप अगर वीडियो में अभी तक बने हैं तो प्लीज बने रहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि ये नया चीज है, नया चैप्टर है, तो नया चीज कुछ ना कुछ इंक्लूड किया होगा। तो आप पढ़िए इस चीज को, समझिए आखिर क्या चेंजेस हुआ है इस चैप्टर के अंदर, वो जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो देयर रिलेशनशिप एंड देयर इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड देम, है ना। पूरे दुनिया भर में कैसे एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं लोग, कैसे एक दूसरे का दुश्मन बन जा रहे हैं लोग, कैसे एक दूसरे के प्रति निर्भर हैं लोग एक दूसरे पे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो अभी चल रहा है ना, वैसा ही। जैसे हमारे पास तो पेट्रोलियम नहीं है, तो कहीं ना कहीं दूसरे देश से पेट्रोलियम आ रहा है हमारे पास, ईरान से, ओमान से, रशिया से। तो कहीं ना कहीं सारे कंट्री एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, सारी कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब अपने अपने कर रहे हैं, नहीं, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। नॉट जस्ट वन सब्जेक्ट, इट इज अ फैमिली ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन, है ना। ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन को बताता है, एक फैमिली को चलाने में हेल्प करता है सोशल साइंस, समझ रहे हैं। एक पूरे देश को चलाने में हेल्प करता है, पूरे पृथ्वी को बचाने में हेल्प करता है, पूरी पृथ्वी के बारे में बताने में हेल्प करता है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं सोशल साइंस एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये इसमें बहुत सारे फीलिंग्स भी हैं, बहुत सारे फैक्ट्स छुपे हुए हैं, बहुत सारे नॉलेज है इसके अंदर। तो हर चीज़ इसमें भरा पड़ा है। आप प्लीज़ पढ़िए सोशल साइंस, आपके मेंटलिटी पावर को ग्रो करेगा, थिंकिंग पावर को ग्रो करेगा, समाज के प्रति आपके रिलेशन को और मजबूत करेगा। तो इसलिए सोशल साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम सब्जेक्ट है ये हमारा, हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए भी सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सबको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि सोशल साइंस जो है वो रेफर करता है सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड एविडेंस बेस्ड मेथड ऑफ इंक्वायरी। तो देखिए सोशल का तो मतलब समझ गया, साइंस का मतलब भी तो समझना है, साइंस का भी तो मतलब समझना है। भाई सोशल का मतलब तो समझ गया कि भाई ये जोड़ के रखता है ना, जोड़ के रखता है एक दूसरे को, एक चीज को जोड़ के रखता है, एसोसिएट करके रखता है ना। लेकिन साइंस का मतलब क्या है भाई, तो ये रेफर करता है एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक मतलब हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से है। हिस्ट्री अलग सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है, ज्योग्राफी अलग बनाया गया है, सिविक्स अलग बनाया गया है, इकोनॉमिक अलग बनाया गया है। तो सिस्टमैटिक तरीका फॉलो करता है हमारा ये, इसलिए साइंस सोशल के आगे साइंस लगता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड एविडेंस बेस्ड मेथड ऑफ इंक्वायरी, हर चीज का एविडेंस छुपा हुआ है इस सोशल साइंस के हर सब्जेक्ट में। अब हर चीज, कोई भी एविडेंस ले लो, ये इंग्लिश वाली कहानियां नहीं है कि कहानी सुना दिए और एविडेंस उसका है ही नहीं कुछ, नहीं, इसमें हर चीज का एविडेंस है आपको पास। आप हर चीज के एविडेंस को रिसर्च कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। हर चीज कुछ ना कुछ असलियत कहानी से जुड़ा हुआ है ना। चलिए, तो टुगेदर सोशल साइंस मीन्स द सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। सोसाइटी के बारे में भी पढ़ना है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी पढ़ना है, किसके अंदर, तो सोशल साइंस के अंदर। हाउ इट इज डिफरेंट, कैसे अलग है भाई, तो लाइक नेचुरल साइंस, unlike natural science like physics and chemistry, social science deal with subjects that are complex, very changing, influenced by culture, history, shaped by human choices। सोचिए, आप साइंस में पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब चीजों के बारे में, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना ही नहीं है इस सोशल साइंस के अंदर। वो सब तो जमीन, सोशल साइंस आसमान, साइंस जमीन है, सोशल साइंस आसमान। आप दूसरे को एक दूसरे को कंपेयर ही नहीं कर सकते हो फिर। कुछ चीजें मिल जाएंगी इधर उधर छोटा मोटा, वो चीज हम नहीं पकड़ रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कुछ और यहाँ साइंस सोशल साइंस का मैच नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें नहीं है, सोशल साइंस डील करता है अलग चीज़ों का, है ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ों का, बहुत सारे चीज़ों का मिक्सअप है, एवर चेंजिंग, बहुत सारे बदलाव होते हैं सोशल साइंस के अंदर।
एक टाइम था कि बहुत गरीब बहुत गरीब क्या, बहुत अमीरे थे उस टाइम पे। अब जो है कि बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। एक टाइम था कि कुछ और सिस्टम यूज़ होता था, अब सिस्टम कुछ और है। तो बहुत सारे चेंजेस हैं। कल्चरल हिस्ट्री, कल्चर हिस्ट्री, ये इसका भी बहुत सारा हिस्ट्री रहा है हमारे कल्चर का, हमारे सोसाइटी का, ठीक है? शेप्ड बाय ह्यूमन चॉइसेस। और सारे लोग अपने हिसाब से अपने डेवलपमेंट को करते हैं, अपने इकोनॉमिक ग्रो करते हैं, अपने हिसाब से रिसोर्स को डेवलप करते हैं। तो हर चीज़ ह्यूमन सोसाइटी, या फिर बोल सकते हैं क्या, ह्यूमन सोसाइटी के साथ-साथ क्या है, ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी हम लोग इसमें डील करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं इस चीज़ को करने में। तो व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? इट हेल्प अस अंडरस्टैंड पीपल, कम्युनिटीज़, इंस्टीट्यूशन एंड द वर्ल्ड वी लिव इन, है ना? अ चैलेंजिंग फील्ड बट डीपली रिवॉर्डिंग। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि ये हमको हेल्प करता है लोगों के बारे में समझने में, लोगों कम्युनिटी के बारे में समझने में, और इंस्टीट्यूशन को समझने में कि कैसे एक देश काम कर रहा है, कैसे उस देश के अंदर सिस्टम को बनाया गया है, कैसे उस देश के सिस्टम को चलाया जा रहा है, ये समझने में हेल्प करता है। साथ में पूरे वर्ल्ड में कैसे लोग रह रहे हैं, उसको समझने में हेल्प करता है सोशल साइंस, ठीक है? एक चैलेंजिंग फील्ड है लेकिन डीपली रिवॉर्डिंग। भले ही इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज देने वाला चीज़ है ये चीज़, सोशल साइंस। चलिए, आगे बढ़ेंगे, सिलसिला जारी रखते हैं थोड़ा, कमेंट करते जाइएगा इंटरेस्टिंग लगे तो। चलिए, आगे बढ़ेंगे, व्हाट डज़ सोशल साइंस स्टडी? सोशल साइंस में किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, और भी है हमारा नीचे में है ना? इकोनॉमिक के बारे में, है ना? ये गवर्नेंस के बारे में, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सोशल साइंस के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है? क्लियर? चलिए, तो सोशल साइंस के अंदर स्टडी करते हैं सोसाइटी के बारे में, है ना? एनवायरनमेंट के बारे में। अब सोसाइटी क्या है भाई? एक पूरा समाज के बारे में बात हो रहा है। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उसी का हम लोग बात कर रहे हैं। उसी सोसाइटी का बात कर रहे हैं कि ह्यूमन्स लिव इन सोसाइटीज़ ग्रुप दैट शेयर अ टेरिटरी, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन। सोशल साइंस स्टडी हाउ सोसाइटी आर ऑर्गेनाइज्ड, हाउ communities related, how norms and values develop, and why society changes. सोचिए, इतने सारे सवालों का जवाब हमने खोज निकाला कि सोसाइटी, एक वर्ड का इतना बड़ा डेफिनेशन क्या है भाई? डेफिनेशन कि ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन लिव इन सोसाइटी। ह्यूमन रहते कहाँ है भाई? तो एक बड़ा सा ग्रुप बन जाता है सोसाइटी, उसको बोलते हैं हम लोग। बहुत बड़ा अलग अलग फैमिली लोग रहने लगते हैं एक जगह पे सेटल होकर, उसी को सोसाइटी बोलते हैं, है ना? शेयर टेरिटरी, है ना? अलग-अलग जगहों पे लोग बस जाते हैं, बस करके रहने लगते हैं। कल्चर एक-दूसरे का लगभग सेम हो जाता है। उसका कल्चर, उसका कल्चर, उसका, जैसे हमारे भारत में अनेकों कल्चर हैं, है ना? एंड इंस्टीट्यूशन, एक ही इंस्टीट्यूशन में लोग रहते भी हैं। अब इंस्टीट्यूशन का ये मतलब नहीं है कि कोई संस्था का बात हो रहा है, कोई कोचिंग का बात हो रहा है, नहीं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बात हो रहा है सोसाइटी को कैसे चलाया जाए। कौन-कौन से सिस्टम बनाए जाएँ, कौन-कौन से रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएँ, ताकि सोसाइटी, देश, स्टेट के अंदर कोई दिक्कत ना हो। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सके। ठीक है? इक्वालिटी बरकरार रहे। तो ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन के भाग हैं। सोशल साइंस स्टडी हाउ सोसाइटी आर ऑर्गेनाइज्ड, हाउ कम्युनिटीज़ रिलेट, हाउ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ डेवलप, एंड व्हाई सोसाइटी चेंजेस। सोशल साइंस जो है, ये भी हम लोग को बताता है कि सोसाइटी कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बनेगा, एक डेवलप सोसाइटी बनेगा, है ना? तो ये चीज़ भी बताता है, कम्युनिटी कैसे एक-दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे हमारे भारत में अलग-अलग कम्युनिटी के लोग हैं, कैसे एक-दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? वैसे ही हाउ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ डेवलप, कैसे एक-दूसरे के वैल्यूज़ के बारे में समझते हैं कि कैसे जो है हम लोग ग्रो करेंगे, कैसे कल्चर को शेयर करके एक-दूसरे के साथ खुश रहते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को सोशल साइंस के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है? एंड व्हाई सोशल सोसाइटी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं सोसाइटी के अंदर, बहुत सारे चेंजेस। आज सोसाइटी कुछ और है तो आज से 10 साल बाद सोसाइटी चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ बदलाव होगा उसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन अगर बात करते हैं इसमें, क्वेश्चन इट हेल्प्स आंसर। व्हाई डू पीपल फॉर्म फैमिली एंड कम्युनिटीज़? आखिर क्यों लोग फैमिली बनाते हैं, क्यों कम्युनिटी बनाते हैं? क्यों? कारण क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डू सम सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स? कुछ सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो कि दूसरे कम्युनिटी से क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। नहीं देख सकते उस चीज़, उस कम्युनिटी को नहीं देख सकते, वो कम्युनिटी इसको नहीं देख सकता है। तो कहीं न कहीं वो भी माहौल है हमारी कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री के अंदर सब माहौल देखने को मिलेगा, है ना? गरम-नरम हर चीज़ का माहौल। हाउ डू ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ओरिजिनेट? कैसे जो है पुराना तौर तरीका, प्रथा, है ना? सिस्टम, ये सारे कैसे स्टार्ट हुआ, ये भी
एक सवाल है। चलो, दूसरा है हमारा इन्वायरमेंट। ह्यूमन आर कनेक्टेड टू द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो देखो, ह्यूमन बिना नेचुरल इन्वायरमेंट के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे बिन बाप माँ बाप के बच्चा जो लवारिस कहलाता है, वैसा ही ह्यूमन बिना इन्वायरमेंट के लवारिस है, किसी काम का नहीं है ह्यूमन, अगर इन्वायरमेंट के साथ उसका टाई अप नहीं है तो किसी काम का नहीं है, जीना मुश्किल हो जाएगा ह्यूमन का। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसका, ह्यूमन का, ह्यूमन के लाइफ में। रिवर, माउंटेन, क्लाइमेट, रिसोर्सेज शेप हाउ पीपल लिव एंड डेवलप देयर इकोनॉमी। सोचिए कि आपका ग्रोथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें इन्वायरमेंट का योगदान है, इन्वायरमेंट ही है ना। ये रिवर, माउंटेन, क्लाइमेट, ये सारा आपका रिसोर्स है, आप इसी से तो ग्रो करते हो, आप इसी की बदौलत तो जिंदा हो। तो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ट्रांसफॉर्म एंड सम टाइम डैमेज इट। हम लोग इतना सारा तो काम कर लेते हैं कि भाई चलो फैक्ट्री बना लिए, धुआं निकाले जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हमको क्या मतलब, फैक्ट्री बना लिए, डेवलपमेंट कर लिए, ग्रो कर लिए, टॉप पे पहुंच गए, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए। लेकिन आप जिससे आप ये मुकाम पे पहुंचे हो, जिस चीज के बदौलत, उस चीज को ध्यान ही नहीं दिया आपने, उस चीज का ध्यान ही नहीं दिया। आप जिस बदौलत बने हो, जिसके बदौलत, वो आज भी रो रहा है, इन्वायरमेंट आज रो रहा है, मैं क्या हुआ करता था और आज क्या हो गया। तो ये क्यों हुआ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पेड़ कटते हैं, अर्बनाइजेशन में भी पेड़ कटते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हवा खराब हो जाता है, अर्बनाइजेशन में भी हवा खराब हो जाता है। तो आप तो नेचुरल चीज़ों को एकदम रद्दी का भाव बना दिया। क्यों? क्योंकि आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था उसके उसके खूबसूरती से। नेचर अगर खूबसूरत है तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो, हमारा डेवलपमेंट है तो नेचर पूरा बर्बाद। चले जाओ आप उत्तराखंड, पहाड़ी इलाकों में, जंगल इलाकों में, बढ़िया बढ़िया खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कोई डेवलपमेंट है? नहीं है। तो धरती को बचाए रखने के लिए करना क्या है, मेन हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, डैमेज भी ना हो, हमारा डेवलपमेंट भी हो। तो उससे हमारा भी डेवलपमेंट होगा, धरती का भी बचाव रहेगा। धरती ही नहीं बचा रहेगा तो डेवलपमेंट हम करके क्या करेंगे, फिर तो मरना ही है ना। ताज़ा हवा नहीं मिलेगा, फिर ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमो। क्वेश्चन, व्हाई डिड मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर। आखिर क्यों डेवलप करते हैं लोग रिवर के पास? सोचिए, पानी का महत्व सब लोग जानता है, लेकिन सब लोग उसको बचाना नहीं जानता है। सोचिए। दूसरा, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन कैसे अफेक्ट करता है रेनफॉल को, ये भी जानेंगे हम लोग। तो भाई डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे वो, तो क्या होगा, रेनफॉल का चांस कम होता जाएगा धीरे धीरे, पेड़ काटने से, ठीक है। वाई इज क्लाइमेट चेंज सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम नॉट जस्ट अ साइंटिफिक वन। क्लाइमेट जब चेंज हो जाता है तो सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चेंज होता है ना। साइंटिफिक, सिर्फ साइंटिफिक चेंज नहीं है, क्लाइमेट चेंज से बहुत सारा चीज अफेक्ट करता है, बहुत सारा चीज। तो ये भी एक क्वेश्चन है, सवाल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड पीपल, प्लेस एंड देयर रिलेशनशिप, वी सो वी कैन क्रिएट अ बेटर फ्यूचर टुगेदर, है ना। सोशल साइंस हमको क्या हेल्प करता है, तो लोगों के बारे में समझने में, जगह के बारे में समझने में, उनके रिलेशन के बारे में समझने में, है ना, ताकि हम लोग एक बेटर फ्यूचर बना सके साथ मिल करके। दूसरा समझ गया। तीसरा हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक के बारे में। इकोनॉमी जो है, ये किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक सही है तो वो कंट्री क्या है, डेवलप कंट्री है। एट इट कोर एवरी सोसाइटी मस्ट आंसर थ्री फंडामेंटल क्वेश्चन। क्या है भाई, तीन क्वेश्चन। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम इट प्रोड्यूस। सोचिए, किसी भी नेशन के लिए ये तीन क्वेश्चन, ये किसी भी सोसाइटी के लिए ये तीन क्वेश्चन है कि आप क्या उत्पादन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो। आखिर आप क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, है ना, है ना, ये वाला। क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो। तो ये सारा चीज एक सर्कल है, और उस सर्कल में हम हैं। तो ये सारा चीज किसके लिए है भाई, हमारे लिए, हम अपने लिए कर रहे हैं सारा चीज। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, हाउ टू प्रोड्यूस, आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, फॉर होम इट इज प्रोड्यूस, आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। तो ये सवाल है हमारा इकोनॉमी। तो दीज आर इकोनॉमिक क्वेश्चन, है ना। द इकोनॉमिक रेफर टू द सिस्टम थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम्ड। तो आखिरकार हम लोग को ये पता चल गया कि आखिर इकोनॉमिक्स
होता क्या है? तो उसमें आप कोई ना कोई चीज़ों का उत्पादन करते हैं, किसी न किसी के लिए करते हैं, किसी न किसी तरीका से करते हैं। तो वो सारा चीज़ आप करते हैं, क्या करते हैं भाई? तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज़ प्रोड्यूस करते हैं, है ना? और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और खुद भी कंज़्यूम करते हैं। कहीं न कहीं अगर हम बिस्किट बना रहे हैं, तो उस बिस्किट को हम खुद भी खा रहे हैं, है ना? बेच भी रहे हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है हमारा। तो सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड मार्केट्स, ट्रेड, लाइवलीहुड, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। सोचिए सोशल साइंस ही एकमात्र है जिससे आप मार्केट को समझ सकते हो, ट्रेड कैसे होता है ये जान सकते हो, लाइवलीहुड कैसे लोग रह रहे हैं उसको समझ सकते हो, इनइक्वालिटी, लाइवलीहुड हाँ, ये सारा जो भी रिसोर्स है उसके बारे में समझ सकते हो जीने के लिए। इनइक्वालिटीज़ इसके बारे में जान सकते हो, पॉवर्टी के बारे में जान सकते हो, गरीबी, डेवलपमेंट, विकास के बारे में समझ सकते हो। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग इकोनॉमिक में ही समझ पाएँगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन इट हेल्प आंसर व्हाई आर सम कंट्रीज वेल्दी एंड अदर आर पुअर। आखिर क्यों कुछ कंट्रीज बहुत अमीर है कुछ कंट्रीज बहुत गरीब हैं, क्या कारण है? तो हाउ डू प्राइसेस राइज एंड फॉल, कैसे प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं, ये सब भी हमारा एक सवाल है इकोनॉमिक्स से। तीसरा, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी, क्या रिलेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में और एक इनइक्वालिटी मतलब भेदभाव में, क्या रिलेशन है? ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी को अगर समझेंगे, तो यहाँ पे हर चीज़ बता देता है ना? ट्रेड के बारे में, यानी यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और इनइक्वालिटी, है ना? दोनों चीज़ के बारे में रिलेशन भी बताता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी का बहुत ज़्यादा आज इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और किसी का क्या हो रहा है भाई? असमानता, किसी का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे इकोनॉमिक में मीन्स सोशल साइंस इनडायरेक्टली बोला जाए तो सोशल साइंस में दिखता है। चलिए चौथा हम लोग बात करेंगे गवर्नेंस सिस्टम का। गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी नेशन को डेवलप करने के लिए। Every society need rules and institution to manage collective life, resolve conflict and protect the rights of its members. कितना इंपॉर्टेंट है कि हर सोसाइटी के लिए एक जरूरी होता है नियम कानून, एक जरूरी होता है इंस्टीट्यूशन, ताकि उसके कलेक्टिव लाइफ यानी बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं उनके कलेक्टिव लाइफ को मैनेज करा जा सके, कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व किया जा सके। अब ये नहीं कि भाई अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो उसको मैनेज करने के लिए भी, रिसॉल्व करने के लिए भी सिस्टम होना चाहिए हमारे पास। प्रोटेक्ट द राइट्स, हमारे अधिकारों को बचाने के लिए, जो भी हमारे सिटीजन हैं उनके अधिकारों को बचाने के लिए भी एक राइट होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारा। तो यही चीज़ गवर्नेंस का सिस्टम का भाग है हमारा, ठीक है? गवर्नेंस क्या होता है समझिएगा। गवर्नेंस रेफर टू द सिस्टम दैट एंड प्रोसेसेस थ्रू व्हिच अ सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज फ्रॉम विलेज पंचायत टू नेशनल पार्लियामेंट। सोचिए कि गवर्नेंस सिस्टम जो है जीरो से लेकर के हीरो तक, जीरो से लेकर के हीरो तक काम आता है। अब ये वर्ड हमने यूज किया, देखिए जीरो लेवल पे कौन आ जाता है? हमारा पंचायत वाला सिस्टम, एकदम नॉर्मल, एकदम जीरो लेवल पे सबसे नीचे, है ना? हमारा कंट्री सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल में बटा हुआ है, जिसको वर्टिकल पावर सिस्टम, वर्टिकल बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये हमारा सेंट्रल, स्टेट, लोकल, इसी लोकल गवर्नमेंट में हमारा पंचायत सिस्टम आ जाता है। तो पंचायत से लेकर के इस सेंट्रल सिस्टम तक जो है मैनेज करने का कुछ ना कुछ सिस्टम बनाया जाता है, गवर्नेंस सिस्टम बनाया जाता है, उसी पूरे सिस्टम को गवर्नेंस बोला जाता है। पंचायत में लोग कैसे काम करेंगे, स्टेट के यानी सीएम, गवर्नर, ये सब लोग कैसे काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करेंगे, तो ये सारा सिस्टम कहलाता है गवर्नेंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड, कैसे गवर्नमेंट बनता है ये भी हमको सोशल साइंस ही समझाता है। कैसे जो है लॉ बनते हैं, कानून कैसे बनते हैं ये भी सोशल साइंस बताता है। कैसे जो है सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन लेने में, ये भी सोशल साइंस ही बताता है हमको। तो सोशल साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग। ये समझने के लिए सोशल साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इट हेल्प आंसर व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये भी समझने में आपको हेल्प करेगा सोशल साइंस की, डेमोक्रेसी क्या होता है ये समझने में हेल्प करेगा। हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, देखिए ये जो चैप्टर है ना इसमें बस डिस्कस होगा कि सोशल साइंस होता क्या है एक्चुअली में। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे, वो अगले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स जितने भी हैं। टोटल 9 चैप्टर है ना, हमने फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ बता दिया है कि टोटल 9 चैप्टर है। टोटल 9 चैप्टर में ही हम लोग ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे, है ना? हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है ये भी समझेंगे हम लोग। व्हाट आर द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, आखिर जनता यानी सिटीजन के क्या अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं देश के प्रति, ये भी हम लोग समझेंगे सोशल साइंस के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज जो है हमारे लाइफ को जानने में, हमारे कंट्री को जानने में हेल्प करता है, ठीक है?
द फोर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। अब देखिए ये चार डिसिप्लिन है हमारे सोशल साइंस के अंदर। पहला डिसिप्लिन है हमारा ज्योग्राफी, है ना। द सोशल साइंस हैज फोर मेजर पार्ट दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ। वर्ल्ड और ह्यूमन लाइफ के बारे में समझना है तो क्या करना होगा, इन चार चीजों को पहले पढ़ना होगा और समझना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी जान जाएंगे, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी जान जाएंगे, वर्ल्ड के बारे में भी जान जाएंगे, ह्यूमन के बारे में भी जान जाएंगे, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में भी जान जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यही चार है हमारा, चारों के बारे में जानना है। तो ज्योग्राफी क्या बताता है हमारा, तो ज्योग्राफी बताता है द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बारे में स्टडी करते हैं। अर्थ पे जो भी चीजें पाई जाती हैं उन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, किसके अंदर, ज्योग्राफी के अंदर। फिजिकल फीचर है, लाइक क्लाइमेट हो गया, फिजिकल फीचर के बारे में तो जानना ही है, क्लाइमेट के बारे में भी जानना है, हमारे जलवायु के बारे में भी, और रिलेशन भी जानना है किसके बीच, लोगों के बीच और इन्वायरमेंट के बीच। इसी ज्योग्राफी के अंदर हम लोग को इन सब के बारे में भी जानना है, रिलेशन के बारे में। ठीक है, कि भाई ज्योग्राफी के अंदर जो है कि कैसे फिजिकल फीचर काम करता है, फिजिकल फीचर क्या होता है ये जानेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, तो इसको भी समझना है तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना होगा। ठीक है, दूसरा, ये गलती से इमेज बना है, ठीक है। चलिए दूसरा, हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, पीपल, कल्चर्स एंड हाउ दे हैव शेप्ड द प्रेजेंट। इसमें क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री नाम से ही आपको पता है। अब आप देखिए, भले सिलेबस चेंज हुआ हो लेकिन आपको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक, इन सब में पढ़ना क्या होता है। तो बस बेसिक सी बात है कि हम बस इसको रिकॉल कर रहे हैं, समझा रहे हैं। बाकी तो आपको पता ही है, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, कि हिस्ट्री क्या होता है आपको पता ही है। तो पास्ट इवेंट के बारे में पढ़ना है ना। पहले के जमाने के जो लोग थे, अर्ली पीपल्स, उनके बारे में पढ़ना है। कल्चर्स के बारे में जानना है कि कल्चर्स कैसे ओरिजिन हुआ, कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये जानेंगे। और कैसे जो है वो आज के टाइम पे हमारे सोसाइटी में एक शेप लेकर के बैठा हुआ है, कैसे जो है हमारे आज भी कल्चर जिंदा है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं ये सारी चीजें, कल्चर, पास्ट इवेंट्स, ये सारी चीजें। तो बात आता है सिविक्स का। देखिए सिविक्स का बात आता है, तो सिविक्स क्या है भाई, तो द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, लॉ, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एंड हाउ वी कैन लाइव टुगेदर इन अ सोसाइटी। सिविक्स हमको क्या बताता है कि गवर्नमेंट क्या होता है, कैसे गवर्नमेंट काम करता है, सिटीजन के राइट क्या क्या होते हैं, कानून क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ड्यूटीज क्या क्या है सिटीजन्स के, कैसे हम लोग एक साथ एक सोसाइटी में रहते हैं। ये सारा चीज सिविक्स समझाता है हम लोग को, है ना। इसलिए बोलते हैं सिविक सेंस नहीं है क्या, है ना। सिविक सेंस का वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। तो फोर्थ नंबर क्या है, इकोनॉमिक, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंट्री के ग्रो के लिए, है ना। इसलिए इमेज भी यहाँ पे बना हुआ है कि कैसे आप जीरो से हीरो बनो, है ना। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल अर्न, यूज, मैनेज रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट्स, है ना। कि ह्यूमन जो है इसको पढ़ता है तो क्या समझना है, इसको पढ़ के क्या समझते हैं हम लोग, कि अर्निंग कैसे होगा, यूज कैसे करे कोई चीज का, मैनेज कैसे करे हम लोग रिसोर्सेस का, जो भी हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, जो भी हम लोग को चाहिए वो हमको पूरा करता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में ये सारा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हुआ है आपका। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे, मीनिंग ज्योग्राफी कम्स, वर्ड ग्रीक वर्ड है ज्योग्राफी हमारा। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, जियो से ये बना है, जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग और डिस्क्रिप्शन, है ना। तो अर्थ के बारे में पढ़ना है तो ज्योग्राफी समझते हैं हम लोग। फोकस, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे जो पढ़ाए थे। ठीक है, तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके धरती के बारे में समझना है तो ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। स्कोप क्या है इसका ज्योग्राफी का, है ना, स्कोप क्या है ये जानेंगे हम लोग। टू मेन ब्रांचेस, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो मेन ब्रांच है जो कि पूरे ज्योग्राफी को डिवाइड किया गया है, पूरे ज्योग्राफी को, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, पूरे अर्थ के बारे में, फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि फिजिकल फीचर क्या होता है, या फिर हम लोग पढ़े भी हैं। अभी तक तो आप बैठे नहीं होगे 9 क्लास में, इतना दिन निकल गया तो बैठे तो नहीं होगे, पढ़े होगे कुछ ना कुछ। तो फिजिकल फीचर में बहुत सारा माउंटेन आ जाता है, प्लेटू आ जाता है, प्लेन आ जाता है, डेजर्ट आ जाता है, कोस्टल एरिया आ जाता है, आइलैंड्स ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे फिजिकल फीचर के क्या है, भाग हैं। ठीक है, तो फिजिकल फीचर जो है, स्टडी नेचुरल फीचर ऑफ अर्थ। तो ये तो लैंडफॉर्म के बारे में हम अभी जो लिखे ये लैंडफॉर्म था। फिर से वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट कंडीशन और वेदर के बारे में पढ़ना है, प्लांट और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी पढ़ना है, किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। फिजिकल ज्योग्राफी बहुत बड़ा हमारा एक सेक्टर है जिसमें ये सारे चीज के बारे में स्टडी करना है। तो सोशल साइंस एक एक बुक नहीं है, चार बुक है। आप ज्योग्राफी का बुक अलग ले लो, हिस्ट्री का अलग ले लो, सिविक्स का अलग, इकोनॉमिक का अलग, पिछले जैसे था ना 9th में, वैसा ही। तो ये चार सेक्शन हुआ करता था, लेकिन अब क्या किया गया, दो पार्ट में इन चारों सेक्शन को रखा गया है, बस दो बुक में। तो ये बहुत अच्छा बात है।
बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, समझ भी जाएंगे हम लोग अच्छे से। तो व्हाट डज द अर्थ लुक लाइक, व्हाई डज क्लाइमेट वेरी, है ना, अर्थ कैसा दिखता है, क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, अदल बदल के क्यों होता है यहाँ पे क्लाइमेट, एक बड़े से एरिया में एक ही क्लाइमेट कैसे होता है। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है समझते हैं ध्यान से। स्टडी हाउ पीपल इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, आखिर लोग जो है कैसे इन्वायरमेंट के साथ जुड़ करके काम करते हैं, कैसे इन्वायरमेंट के साथ जुड़ करके ग्रो करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। बहुत लोग तो इन्वायरमेंट के दुश्मन बन गए हैं, है ना, फैक्ट्री चलाए जा रहे हैं, बाकी मतलब ही नहीं है किसी से। अभी क्या हो रहा है, इथेनॉल वाला सिस्टम, पेट्रोलियम में इथेनॉल मिलाया जाएगा तो क्या होगा, उससे नेचुरल सेफ्टी है ना, पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन ये किसी को नहीं पता है अभी तक कि जहाँ पे इथेनॉल बन रहा है वहाँ पे क्या सीन है। आप एक बार कभी गूगल करो, यूट्यूब पे देखो कि जहाँ पे इथेनॉल बन रहा है उस एरिया के कंडीशन को कोई देखने नहीं जा रहा है। उस एरिया के कंडीशन का हाल हाल क्या खराब हो रखा है, अब हम क्या ही बताएं आपको। खैर हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, बाकी देश दुनिया का बुरा हाल है, आपको भी पता होगा, है ना। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम लोग ह्यूमन और इन्वायरमेंट को तो इंटरेक्ट करके दोनों को पढ़ते हैं। लाइक सेटलमेंट हो गया इसका, रिसोर्सेस यूज हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड हो गया, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये सारा चीज हम लोग कवर करते हैं सिंगल टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, व्हाई डू पीपल लिव, वेयर डू दे लिव, है ना, हाउ डज ज्योग्राफी शेप कल्चर एंड इकोनॉमिक, ये सारा हमारा क्वेश्चन बनता है इसके बेसिस पे। आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो आगे हम लोग को दिखता है क्या, रेलिवेंस इन इंडिया। अब रेलिवेंस इन इंडिया ये क्या है समझते हैं। इंडिया ज्योग्राफी इज डाइवर्स, है ना। हमारे अगर भारत का ज्योग्राफी का बात करेंगे तो बहुत डाइवर्स है भारत का। दुनिया का तो छोड़ ही दीजिए, दुनिया का तो और डाइवर्स है। दुनिया का जितना नहीं डाइवर्स है उतना भारत का डाइवर्स है, समझे बात को। दुनिया में बहुत सारे कंट्री है, तो वहाँ पे इतना डाइवर्सिटी नहीं है ज्योग्राफी का जितना हमारे भारत में अकेले। ठीक है, तो हमारे पास डाइवर्स ज्योग्राफी है, जैसे हिमालयाज इन नॉर्थ, नॉर्थ साइड में क्या है भाई, तो हिमालय है। कोस्टल प्लेन्स है हमारे साउथ में, डेजर्ट एरिया है वेस्ट में, रेन फॉरेस्ट है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो इतना सारा डाइवर्सिटी है हमारे भारत के अंदर। साथ में क्लाइमेट अलग अलग देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर फैसिलिटी है, कल्चर है, ट्रेड और हिस्ट्री है भी है हमारे पूरे भारत का। इंदस और गंगा रिवर जो है एक तरह से क्रैडल ऑफ इंडिया अर्लीस्ट सिविलाइजेशन का रहा है हमारा, कौन, इंदस और गंगा रिवर। क्रैडल, क्रैडल का मतलब होता है पालना। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले तो उसको कहाँ रखा जाता है, क्रैडल के अंदर, पालना के अंदर, ताकि वो सेफली रहे उसमें। तो पालना, एक बच्चे का जीवन स्टार्ट होता है उस पालने में। तो ठीक उसी तरह हमारे इंडियन सिविलाइजेशन का जो जीवन स्टार्ट हुआ है इंदस और गंगा सिविलाइजेशन में, हो इंदस और गंगा रिवर के पास हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग। ये की कॉन्सेप्ट है हमारा किस चीज का, तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट जोन, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मैप्स एंड मैपिंग, सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ये सारे की कॉन्सेप्ट है हमारे किसके, ज्योग्राफी के, किसके, ज्योग्राफी के। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहला क्या लिखा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अर्थ के बारे में समझना है तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पहले समझना होगा। ठीक है, कौन सा एरिया कहाँ पे है ये आप इसी से तय कर पाओगे। लैंडफॉर्म के बारे में समझना होगा कि कौन सा लैंडफॉर्म कहाँ पे है। क्लाइमेट जोन्स, कौन सा क्लाइमेटिक जोन कहाँ पे है, जैसे टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, ये सब क्लाइमेटिक जोन का अलग अलग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आप पढ़ पढ़ के समझ पाओगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे तो कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे कम पॉपुलेशन है, ये भी आप ज्योग्राफी में ही पढ़ोगे। मैप और मैपिंग के बारे में भी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरेक्शन जो है ये भी ज्योग्राफी में ही है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब तो पता ही है कि ऐसे यूज करो रिसोर्स को जैसे रिसोर्स भी बचा रहे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे, इन्वायरमेंट भी सेफ रहे बिना डैमेज के, और फ्यूचर जनरेशन को के लिए भी रिसोर्स अवेलेबल हो, वही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग हिस्ट्री के बारे में। ज्योग्राफी समझ गए, अब बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है हमारा, बहुत ही अलग है। हमारे इतिहास के बारे में बताता है, हमारे पूर्वजों के बारे में बताता है, हमारे कल्चर के इतिहास के बारे में बताता है, साथ में हमारे लैंग्वेजेस के बारे में, हर चीज़, रिलीजन के बारे में। कुछ ऐसा नहीं है जो हिस्ट्री नहीं बताएगा। फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट बोला जाता है हिस्ट्री को, ऐसी थोड़ी बोल दिया जाएगा, है ना। तो हिस्ट्री, इसका मतलब पहले समझते हैं हम लोग। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। मीनिंग क्या है भाई, तो इंक्वायरी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। तो देखो हिस्ट्री का मतलब क्या है कि
पहले ये तो जानेंगे ग्रीक वर्ड से ये निकला है, जिसका मतलब हिस्टोरिया वर्ड से ये हिस्ट्री तैयार हुआ है हमारा, हिस्टोरिया वर्ड से। और हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, है ना। ह्यूमन पास्ट के बारे में हिस्ट्री में स्टडी करते हैं हम लोग। इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, पीपल्स के बारे में, है ना, सिविलाइजेशन के बारे में, आइडियाज के बारे में, चेंजेस डेट हैव अकर्ड ओवर टाइम, और कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है ना। हम आज हैं, हम भी एक दिन हिस्ट्री बन जाएंगे, हम लोग भी हिस्ट्री में काउंट आएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी एक टाइम पे क्या बन जाएंगे, हिस्ट्री बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर चीज हिस्ट्री ही है, हर वो चीज। कोरोना, कोरोना खत्म हो गया ना अब, कोरोना अब दोबारा तो आया नहीं। तो एक टाइम आएगा कि उसको भी हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा, जब सिलेबस अपडेट होगा। अभी अपडेट हुआ था, ये सब आया, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग। हाँ, तो हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ना है तो ये सब चीजें पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड द पास्ट, एक्सप्लेन द प्रेजेंट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। सोचिए, हिस्ट्री पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के बारे में बता देता है, और तीनों के बारे में जीने में भी समझा देता है। देखो, पास्ट, पास्ट के बारे में तो समझ गया, अब जो बीत गया वो तो बात अलग है। लेकिन एक्सप्लेन द प्रेजेंट, प्रेजेंट को समझना है तो पास्ट को समझना पड़ेगा। आज जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, कोई भी गवर्नेंस सिस्टम में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कोई पास्ट रहा है, उसका कोई हिस्ट्री रहा है, ठीक है। और प्रिपेयर होना है तो वो भी फ्यूचर में भी हिस्ट्री काम आता है, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना है तो उसमें भी हिस्ट्री काम आता है, ठीक है। अब इसका स्कोप देखेंगे थोड़ा, स्कोप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओ, 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 ओ। पहला, पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या होता है? स्टडी द राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम, एम्पायर एंड स्टेट्स, वॉर एंड ट्रीटीज, रूलर एंड देयर पॉलिसीज। पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रूलर के बारे में, कौन आए कौन गए, किसको कौन हराया, किसको कौन मार दिया, कितना पे कब्जा किया था वो, कितना दूर तक कब्जा था उसका, फिर जब वो अंपायर स्ट्रॉन्गर था तो उसको हराया कौन। तो ये सारा चीज हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। किसके साथ वॉर हुआ, किसके साथ ट्रीटी यानी किसके साथ समझौता हुआ, है ना। रूलर कौन था, उसका पॉलिसी कितना अच्छा अच्छा हुआ, कौन कौन सा पॉलिसी लाया। ये सारा चीज हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री में क्या है? देखो, हिस्ट्री को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया है ताकि पढ़ने का एक सेक्टर बन जाए, है ना। आप किसी एक चीज में क्या हो जाए, प्रोफेसर बन जाए, फिलोसफर बन जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका सेक्टर अलग दिया गया है, तो इसके बारे में जो स्टडी करेगा वो पॉलिटिकल हिस्ट्री बनेगा उसका। दूसरा, सोशल हिस्ट्री, स्टडी हाउ ऑर्डिनरी पीपल लिव, देयर फूड, क्लोथिंग, फैमिली लाइफ, जेंडर रिलेशन, कास्ट एंड कम्युनिटीज। सोशल हिस्ट्री यानी सोसाइटी के बारे में इसमें आप बेसिकली पढ़ेंगे, है ना। तो सोशल साइंस में सोशल हिस्ट्री भी है, सोचिए। तो सोशल हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोगों के बारे में जानेंगे, सोसाइटी के बारे में जानेंगे, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, फैमिली का लाइफ स्टाइल कैसा है, लड़का लड़की में रिलेशन कैसा है, कास्ट कितने तरह का है, कम्युनिटी कैसे कैसे हैं। तो ये सारा चीज हम लोग सोशल हिस्ट्री के अंदर ही कवर करेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा इकोनॉमिक हिस्ट्री, है ना। इकोनॉमिक हिस्ट्री में क्या है कि स्टडी ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड मटेरियल कंडीशन ऑफ द लाइफ इन डिफरेंट पीरियड्स। चलिए, एक टाइम था कि सोना कोई नहीं पूछता था सोना को, और आज सोना सबसे कीमती चीज बना हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं लाइफ, मतलब टाइम खत्म होता है तो मटेरियल का कंडीशन और उसका ये कॉस्ट भी बढ़ने लगता है, ठीक है, उसका डिमांड भी बढ़ने लगता है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रेड के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, मतलब पैसा से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो किसमें? इकोनॉमिक हिस्ट्री में, ठीक है। कल्चरल हिस्ट्री का अगर बात करेंगे तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में? आर्ट एंड कल्चर के बारे में, है ना, लिटरेचर के बारे में, रिलीजन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, साइंस के बारे में, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशनल ट्रेडिशंस के बारे में, यानी जो हमारे पुराने जमाने में जो ट्रेडिशनल कल्चर थे उसके बारे में जानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज हम लोग कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ कल्चरल हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब खोजोगे आप इस चीज को इसमें नहीं मिलेगा, इस चीज को इसमें नहीं मिलेगा, इस चीज को इसमें नहीं मिलेगा, तो कोई एक दूसरे से, एक दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, समझ रहे हो ना। पॉलिटिकल हिस्ट्री जरूरी है सोसाइटी के लिए, है ना। इकोनॉमिक हिस्ट्री जरूरी है पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए, है ना। कल्चरल हिस्ट्री जरूरी है सोशल हिस्ट्री के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करके देखो ना, समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ तो सभी एक दूसरे के लिए जरूरी है।
तो ये हमारा सोशल साइंस बताता है ना। सोर्स ऑफ हिस्ट्री का अगर बात करेंगे तो बहुत सारा जरिया है जहां से हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, है ना। इंस्क्रिप्शन से हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट से हिस्ट्री के बारे में, कॉइन के बारे में, कॉइन से जान सकते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड बहुत सारे हैं, है ना। लिटरेरी टेक्स्ट हैं, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, है ना, पुराण। तो इन सब चीजों में हम लोग क्या देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं इन सब चीजों में। और यही हमारा एविडेंस भी है हिस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए, है ना। एविडेंस भी है हमारे पास यही चीज। तो ये सारा चीज आ जाएगा रिटन सोर्स में, जो कि लिखा हुआ है। दूसरा है हमारा मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ये सारी चीजें, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पॉटरी टूल्स, ज्वेलरी स्कल्पचर, ओरल ट्रेडिशंस, सॉन्ग्स, फॉल्कलोर स्टोरीज, ये सारे। ओरल ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैसे भाई, तो आप लोग पुराने जमाने में जो दादा दादी थे हमारे, वो कहीं ना कहीं, नाना नानी दादा दादी जो थे, कुछ ना कुछ हम लोग को ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनाते थे, फॉल्कलोर, कहानियाँ, है ना, गीत संगीत। तो वो सारी चीजें हमारे ट्रेडिशनल सोर्स, ओरल ट्रेडिशनल सोर्स है। ओरल जो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सुनाया जाता है, बताया जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। चलिए, हिस्ट्री इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रिटेन मटेरियल एंड ओरल सोर्स, ऑल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री इन सब चीजों का हेल्प लेकर के हम लोग को एक पूरे तरह का फ्रेम दे देता है कि लो भाई अब आप समझ लो हिस्ट्री को। तो इन सब का हेल्प लेकर के हिस्ट्री खुद हमको सारा चीज बताता है। अब रेलिवेंस इन इंडिया क्या है, रेलिवेंस इन इंडिया। अगर बात करेंगे इंडिया के बारे में, तो इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट हिस्ट्रीज, स्ट्रेंथिंग स्ट्रेचिंग बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड बियॉन्ड। सोचिए कि इंडिया का हिस्ट्री कितना बढ़िया, बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब रहा है। और अगर बात करें, हम लोग कि इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, तो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे भारतीय इतिहास को जानने के लिए। और आज भी हमारे भारतीय इतिहास का अगर बात करेंगे, भारतीय इतिहास आज भी हमको सपोर्ट करता है जीने में, लाइफ को जीने में, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से बहुत सारे लोग राजा महाराजा बने, बहुत सारे लोग आए, भारत को लूटे, तबाह किए, मार पीट, खून खराबा, कितने लोग जान दे दिए अपना। और फाइनली जाकर के 1947 में आजादी मिला था भारत को। तो एक सोचिए कि एक लंबा सफर, लंबा स्ट्रगल रहा है भारत का। सोचिए, तो ज्यादा इनोसेंट बन के रहोगे ना तो यही होता है ना। कोई भी आएगा, मार के निकल लेगा। तुम सोचो ये छोड़ो, मारा ही तो है, ठीक हो जाएगा, क्या दुश्मनी करना किसी से। अरे भाई, नहीं टेढ़ा बन के रहोगे तो क्या होगा, कोई भी लतिया देगा। तो इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा भी रहना जरूरी है, ठीक है। फिलोसफिकल ट्रेडिशंस, है ना, बहुत सारे हमारे संत महाराज थे जो कि, जैसे वाल्मीकि, व्यास, बहुत सारे, रामायण, भागवत गीता, ये सब लिख के गए हैं। मौर्यन अंपायर आया, मौर्यन अंपायर 322 से 185 बीसी तक। फिर गुप्ता अंपायर आया 320 से 550 सीई तक। फिर मेडिएवल पीरियड स्टार्ट होता है। फिर यूरोपियन आते हैं। फिर फाइनल बाद में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा इतिहास रहा है पूरे भारत का। अंडरस्टैंडिंग इंडियाज हिस्ट्री हेल्प अस अप्रिशिएट आवर कल्चर, हेरिटेज एंड अदर एंड द जर्नी डेट शेप आवर नेशन। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमारे पूरे भारत की हिस्ट्री को बताने में हेल्प करता है। और किस चीज़ के बारे में बताता है हमारा हिस्ट्री, तो हमारे कल्चर के बारे में, हमारे हेरिटेज के बारे में, हमारा धरोहर के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में। और हमारे एक जर्नी में भी हेल्प करता है हिस्ट्री। किस चीज़ की जर्नी में, अब ये नहीं कि जा रहे हैं दिल्ली घूमने उस जर्नी में, नहीं, जर्नी में, हमारे लाइफ के जर्नी में, हमारे नेशन के, एक नेशन को एक शेप देने के जर्नी में हेल्प करता है हमारा हिस्ट्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किन की कॉन्सेप्ट इन हिस्ट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर दे हैपेंड। देखो, जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी इंसिडेंट हुए हैं हमारे हिस्ट्री में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग पढ़ते हैं उस चीज को। इस डेट के बाद इस डेट में आया, फिर इस डेट के बाद इस डेट में, जैसे हम लोग हिस्ट्री को 3 भाग में बांटे हैं ना, एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो ये तीनों भाग एक तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है कि इतना से इतना के बीच ये हुआ, फिर इतना से इतना के बीच मेडिएवल हुआ, फिर इतना से अभी तक मॉडर्न चल रहा है। तो ऐसे। दूसरा,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, ओरिजिनल मटेरियल वर्सेस लेटर इंटरप्रिटेशन। अब बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारे खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, जिससे हम लोग हिस्ट्री जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री खत्म हो रहा है हमारा धीरे धीरे, मतलब जो भी एविडेंस बचा हुआ है कहीं ना कोई कोई बचा करके रखे हैं, तो वही चीज हम लोग को देखने को मिलता है ना। सिविलाइजेशन से हम लोग समझते हैं, है ना, हिस्ट्री के बारे में। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी विद सिटीज कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन, कैसे एक सिविलाइजेशन बनता है, कैसे एक सिविलाइजेशन शेप लेता है ना। अंपायर, है ना, कौन लोग आए, कौन लोग गए, कौन लोग किस टेरिटरी पे कब्जा किए, फिर जो है ब्रिटिश आए, कंट्रोल किए पूरे भारत के ऊपर, पूरे कंट्री के ऊपर। फिर नेशनलिज्म का भावना आया, लोग को देश से प्रेम होना स्टार्ट हुआ, अपने जमीन से प्रेम होना स्टार्ट हुआ। फिर लड़े लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के लड़े, किससे, दुश्मनों से, ताकि अपने देश को आजाद कर सकें। और फाइनली जो है हिस्ट्री चेंज होता है और हमको आजादी मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। अभी तक हमने पढ़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अब पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, फिर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिविक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सिविक्स भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। तो द स्टडी ऑफ पावर गवर्नेंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजन, यानी पॉलिटिकल साइंस हम लोग को क्या बताता है, हमारे पूरे गवर्नेंस सिस्टम को बताता है, हमारे पूरी सरकार के बारे में बताता है, हमारे नियम कानून जो भी हमारे लिए उसके बारे में बताता है, हमारे अधिकारों के बारे में बताता है कि सिटीजन का क्या अधिकार है अपने देश के प्रति, सिटीजन और स्टेट के रिलेशन के बारे में बताता है। कौन, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस अगर बात करेंगे, तो पहला है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। पहले ये समझते हैं। तो स्टडीज आइडियाज लाइक डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट, लिबर्टी एंड सोवरेनिटी। आस्क व्हाट इज द बेस्ट वे टू गवर्न अ सोसाइटी, व्हाट राइट शुड एवरी सिटीजन हैव। देखिए, हमारे पॉलिटिकल साइंस का अगर बात करेंगे सेक्शन का, तो इस पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में हम लोग को डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, जस्टिस के बारे में पढ़ना है ना, इक्वालिटी, राइट्स, लिबर्टी यानी फ्रीडम, है ना, सोवरेनिटी, यानी हर चीज के बारे में पढ़ना है। हमारे देश में जो भी चीज हमारे देश को चलाने में हेल्प करता है, उन सब चीज के बारे में पढ़ना है। हमारे अधिकार को दिलाने में जो हेल्प करता है, उन सब चीज के बारे में पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, दूसरा है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। तो देखिए, कंपेयर्स डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसीज, मोनार्कीज, क्या है, ऑथोरिटेरियन रिजाइम्स एंड एग्जामिन्स हाउ दे फंक्शन। हम लोग को ये भी देखना है एक दूसरे से कंपेयर करके कि मोनार्की अच्छा है या फिर डिक्टेटरशिप अच्छा है, डिक्टेटरशिप अच्छा है या फिर डेमोक्रेसी अच्छा है, या उसके अलावा भी कोई सिस्टम आता है वो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हमको इन सब चीज के बारे में देखना है कि कौन सा बढ़िया होता है, कौन सा सिस्टम बढ़िया होता है, कंपेयर करके भी देखना है। तीसरा हम लोग को क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएगा कि कैसे पार्लियामेंट काम करता है, कैसे जुडिशरी काम करता है, फेडरलिज्म कैसे काम करता है, इलेक्शन कैसे होता है, कौन से पार्टी इलेक्शन जीतते हैं या फिर कैसे जीतते हैं, कैसे हारते हैं, ये सारा चीज। अपोजिशन का काम कौन करता है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है ना, पूरे सिटीजन का। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज के बारे में अगर पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, कहाँ पे पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। गुड, चलो आगे बढ़ेंगे। चौथा है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, IR, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, इंडिया और रशिया का दोस्ती, है ना, इंडिया और ईरान का दोस्ती, अमेरिका से दोस्ती। तो इन सब का रिलेशन किस सेक्शन में आएगा, तो हमारे पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में आएगा। अगर आप यूपीएससी करोगे, तो IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर किसी का सपना है कि भाई यूपीएससी करें, IAS बने, IPS बने, तो अभी से ही लग जाओ, अभी सही लग जाओ, मेरा बात मानो, और 4 डालना फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर, और आपके रैंक लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है। अगर आप अभी से लगोगे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर अभी से आप लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं सफलता फिक्स हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग। तो इन शॉर्ट अगर बात करेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड पावर, गवर्नमेंट, सिटीजन राइट एंड हाउ कंट्रीज इंस्टीट्यूशन वर्क टुगेदर फॉर बेटर सोसाइटी। एक अच्छे समाज के लिए हमारा गवर्नमेंट जो है, हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, कैसे काम करता है, हमारे अधिकारों को कैसे दिलाता है वो, है ना, हमारे जो हमारे जो ये इक्वालिटी हमसे छीना जाता है, उसको कैसे खत्म करेगा, हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको कैसे खत्म करना है, ये सारा सिस्टम हमारा एक तरह से इंस्टीट्यूशन करता है, गवर्नमेंट करता है। और इस चीज को पढ़ना है हम लोग को किसमें, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, डेमोक्रेसी, राइट्स एंड ड्यूटीज, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी किसको कितना पावर है, ये किस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों को पावर इक्वल दिया गया है।
है ना? इसका अपना सेक्शन है, इसका अपना सेक्शन है, इसका अपना है। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, जुडिशरी का काम होता है कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना। तो कहीं न कहीं इन तीनों को अपना-अपना सेक्शन के अंदर पावर मिला हुआ है और उस सेक्शन में ही ये अपना काम करते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग। अगर आगे बढ़ेंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, फेडरलिज्म यानी पावर डिवाइड करना है भाई, सेंटर, स्टेट, लोकल लेवल्स यानी हर लेवल वाइज़ पावर को डिवाइड करना है। आइए फाइनली हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। अब देखो इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम पहले भी ज़िक्र कर लिया हम लोग कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लिमिटेड क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट एंड नीड्स। द स्टडी ऑफ द हाउ वी यूज लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो जिसके पास रिसोर्स कम हो और फिर भी वो बच्चा सफल हो जाए, बोर्ड में टॉपर बन जाए, मतलब ज़्यादा रिसोर्स नहीं, मतलब सेल्फ स्टडी किया, कहीं कोचिंग नहीं गया, बड़ा-बड़ा कोचिंग पढ़ने, है ना? सिर्फ स्कूल और अपना सेल्फ स्टडी। कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं था उसके पास, लैपटॉप भी नहीं था पढ़ने-वढ़ने के लिए, फ़ोन भी नहीं था पढ़ने के लिए, सिर्फ किताबें थी उसके पास। कम रिसोर्स में वो बच्चा टॉपर बन गया और किसी के पास बहुत सारे रिसोर्स भरे पड़े हैं, फिर भी वो टॉपर नहीं बना। एवरेज स्टूडेंट से भी नीचे आ गया वो, जिसके पास भरे पड़े थे रिसोर्स। तो यहाँ पे हम लोग को इकोनॉमिक ये समझाता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन चाहत कितना है भाई? तो अनलिमिटेड है। चाहत अनलिमिटेड है कि भाई हम लोग को बहुत सारा पैसा कमाना है, इतना कि अगला 7 जन्म तक हमारा जो भी जनरेशन रहे वो खाए, बैठ के खाए। यही सपना लेकर के लोग लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड वांट्स में बदल लेते हैं। और डैमेज किसका होता है? जो गरीब है उनका। उनको तो मिला ही नहीं ना कुछ, मिला ही नहीं कुछ। बाकी को तो मिल गया ना, और मिल ही रहा है और मिल ही रहा है। खत्म नहीं हुआ अभी तक, सिलसिला जारी है, मिलता रहेगा। अडानी, अंबानी जैसे लोग हैं, बाकी और भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। नाम नहीं है, नाम फेमस आप लोग यही 2 सुने होंगे, बाकी तो नाम इतना फेमस नहीं हो पाता है, लेकिन है, सबके पास है। चलिए मीनिंग इसका समझते हैं। ग्रीक वर्ड है हमारा ये, ओइकोनोमिया से आया है। ओइकोनोमिया जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, है ना? घर का मैनेजमेंट, घर के चीज़ों का मैनेजमेंट कहलाता है इकोनॉमिक। अब घर यहाँ पे बोला है तो ये नहीं समझना है कि इंडिया घर नहीं है हमारा, इंडिया घर है हमारा और उसी घर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो पहला, इट हैज़ 2 मेन ब्रांचेस। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक। डिफरेंस बस इसका है माइक्रो और मैक्रो का, ठीक है? तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? स्टडी इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड एंड फिर्म, यानी किसी इंडिविजुअल के बारे में, लाइक अंडानी अबानी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अडानी के बारे में कर रहे हैं, या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन के बारे में कर रहे हैं, है ना? बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियन हैं, कहने को गरीब थे और आज भी वही बात बताते हैं कि हाँ, हम गरीब ही थे, आज हम इस मुकाम पे आए हैं, तो ये जनता का देन है ना? तो कहीं न कहीं हर कोई अमीर है, सिर्फ जनता को छोड़ के। पॉलिटिशियन अमीर है, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन अमीर हैं, जनता को छोड़ के, ठीक है? तो माइक्रो इकोनॉमिक की अगर बात करेंगे तो इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड ऐसे छोटे-छोटे चीज़ों का बात होगा, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक में है। फोकस ऑन द प्राइस क्लो चॉइसेस ऑफ कस्टमर्स एंड डिसीजन ऑफ बिज़नेस। इसमें क्या-क्या फोकस होता है? तो प्राइस पे फोकस होता है माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर, चॉइस पे फोकस होता है ना? चॉइस ऑफ कस्टमर्स एंड डिसीजन ऑफ बिज़नेस, इस पे फोकस होता है। दूसरा है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक, इसमें होल बहुत बड़ा इकोनॉमी के बारे में स्टडी होता है। पूरे नेशनल इनकम के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, महँगाई, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोज़गार, गरीबी के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में इसके अंदर पढ़ना होता है, मैक्रो इकोनॉमिक में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारा, और यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक किससे? पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है? तो कहीं न कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ये सारी चीज़ हमको पढ़ना है। बहुत बढ़िया लग रहा है हमको पढ़ाने में भी, क्योंकि अच्छा-अच्छा चीज़ इंक्लूड किया है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी पढ़ना ही है, पूरा हम लोग को देखना ही है। तो कहीं न कहीं ट्रेलर बढ़िया बेहतरीन है, तो कहीं न कहीं पिक्चर बहुत बेहतरीन होने वाला है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया, स्टडी पॉवर्टीज, इनइक्वालिटी, रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ दैट बेनिफिट ऑल। अब देखिए डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको स्टडी करना कंट्री के बारे में। अगर तो सबसे पहले आप गरीबी को स्टडी करो,
किस तरह का गरीबी है, कितने लोग गरीब हैं, पॉपुलेशन कितना, सेक्शन कितना गरीब है, कितना सेक्शन कितना गरीब है, ये सारा चीज आप स्टडी करो। इनइक्वालिटी देखो कि भाई किनके साथ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। जैसे किसी सेक्शन में पानी का क्राइसिस है, किसी एरिया में, किसी रीजन में, तो वहाँ पे वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किधर है, कौन लोग ज्यादा वाटर का यूज कर रहे हैं और कौन लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा चीज भी हम लोग इसमें देखेंगे। रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड, है ना, देहात और शहर में क्या डिफरेंसेस है रहने सहन तरीके में, ये देखेंगे। एग्रीकल्चर देखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे, और ग्रोथ दैट बेनिफिट ऑल। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिए ये सारा चीज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप डेवलपमेंट के राह पे आ पाओगे। रेलिवेंस इन इंडिया का अगर बात करेंगे तो इंडिया हैज बोथ एक्सट्रीम वेल्थ एंड डीप पॉवर्टी, है ना। एक्सट्रीम वेल्थ, पूंजी, यहाँ संपत्ति बहुत है, लेकिन पॉवर्टी भी है ना, गरीबी भी है। देखिए साफ साफ लिख दिया है, यानी सरकार भी जानता है कि गरीबी है। आखिर ये बुक प्रिंट हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार का सहमति होगा ना, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे ना इसमें, क्या क्या बदलाव होना चाहिए, क्या क्या डालना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज डाला गया है गवर्नमेंट के द्वारा ही। पॉवर्टी भी है, डीप पॉवर्टी। इकोनॉमिक हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस गैप, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द रोल ऑफ द पीपल इन फ्रेमिंग ट्रेड, नहीं, फार्मिंग, ट्रेड, लेबर एंड एंटरप्राइज। तो इकोनॉमिक हमारा हेल्प करता है ये समझने में कि भाई अमीरी गरीबी के बीच का गैप को समझने में हेल्प करता है, पर कैपिटा इनकम को समझने में हेल्प करता है, गरीबी को कैसे खत्म करा जा सकता है ये है, इसको समझने में हेल्प करता है। इन्फ्लामेशन मीन्स महंगाई को कैसे कंट्रोल करा जाए, ये समझने में हेल्प करता है। बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है, बेरोजगारी आती कैसे है, ये समझने में भी हेल्प करता है। तो इकोनॉमिक जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अगर देश के बारे में जानना है तो इकोनॉमिक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। स्कार्सिटी, मार्केट, सप्लाई एंड डिमांड, ये की कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक का, कि भाई कहाँ पे कौन सी चीजों का दिक्कत है, स्कार्सिटी है ना, बहुत ज्यादा। मार्केट, है ना, मार्केट के बारे में समझना है। इकोनॉमिक को समझने से पहले इन सब चीजों के बारे में समझना है। सप्लाई किस चीज का ज्यादा है, किस चीज का डिमांड ज्यादा है ना, प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये जानना है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो रहा है, ये जानना है। लाइवलीहुड कैसा है लोग का, ये समझना है। पॉवर्टी भी समझना है, डेवलपमेंट भी समझना है, और ट्रेड भी समझना है। ये सब समझिएगा, मीन्स आप इकोनॉमिक समझ समझ जाइएगा। इकोनॉमिक को समझने के लिए ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिक, इसलिए इसको कवर अच्छे से कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे इंटरकनेक्शन एमंग द फोर डिसिप्लिन्स। देखिए चारों को तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग जानेंगे कि चारों को अगर इंटरकनेक्शन कर दिया जाए तो क्या खेला होगा, तो क्या सरप्राइज निकलेगा भाई। तो जानते हैं यहाँ पे, तो टू नो डिसिप्लिन कैन बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। अगर आपको इन चारों में से किसी को भी हटा दोगे ना, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कोई चीज को, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे भाई हिस्ट्री क्या हो गया, हिस्ट्री में समझ में नहीं आ रहा कुछ, अगर इकोनॉमी को हटा दिया तो, है ना। हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक नहीं है क्या, है। ट्रेड होता था हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी ट्रेड होता था, है ना, डेवलपमेंट होता था। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ये तीनों चारों एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं। अगर बात कर लें हम लोग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इन्फ्लुएंस ईच अदर, है ना, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स नीड मोर देन वन डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड, है ना। अगर आपको सही में पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम को समझना है तो क्या करना होगा, आपको सारे सिलेबस को देखना होगा, चारों को देखना होगा, चारों को समझना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है भाई, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सभ्यता था जो कि हमारे एंशियंट टाइम पे आज से 2500 3,000 साल पहले चला था और खत्म भी हो गया, और उसी पे हम लोग आज रेंग रहे हैं। ये नहीं कि अपना नया सिविलाइजेशन बना लिए, नहीं, वही सिविलाइजेशन को फॉलो करते हुए हम लोग आज चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख लीजिए चारों आ रहा है। कैसे आ रहा है चार भाई, तो ज्योग्राफी यानी इंडस रिवर का योगदान था, क्योंकि फर्टाइल प्लेन था इधर। पॉलिटिकल साइंस का अगर बात करें तो इसमें आया, कैसे आया भाई, तो वेल प्लान सिटीज था यहाँ पे, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट भी बना था, एक सरकार जो कि यहाँ पे पूरे सिविलाइजेशन को कंट्रोल करा जा सके, चलाया जा सके। इकोनॉमिक का बात करें तो ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये सारा चीज हो रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी हो रहा था। ठीक है, हिस्ट्री का बात करेंगे तो ये इट राइज, फ्लोरिशिंग एंड डिक्लाइन आर स्टडीज थ्रू हिस्ट्री। कहीं ना कहीं ये हम लोग
क्लास 7 में एक चैप्टर है जिसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन और सेकंड अर्बनाइजेशन। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन यही था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये जैसे ही डिक्लाइन होता है तो सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इससे भी पहले कोई हिस्ट्री रहा होगा जिससे ये लोग सीखे होंगे, ये लोग अपना नगर बसाए होंगे, घर बसाए होंगे, सेटलमेंट हुए होंगे। तो एक सिविलाइजेशन को बसाने के में क्या हो जा रहा है, एक सिविलाइजेशन को बसाने में देख रहे हैं ना आप, चारों का यूज हो जा रहा है। सेकंड, क्लाइमेटिक चेंज। तो क्लाइमेटिक चेंज में भी चारों का योगदान आ जा रहा है। कैसे भाई? तो इकोनॉमिक, जैसे ही हम लोग ये करते कॉज बाय इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, है ना, ये सारा चीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ये सारा किस में आएगा? इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक से क्लाइमेटिक चेंज होता है कि नहीं होता है? तो होता है सर। ज्योग्राफी का अगर बात करेंगे तो इफेक्ट लाइक द फ्लड, ड्राफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लाइमेटिक चेंज होता है तो क्या होता है? सुखाड़ आता है, बाढ़ आता है ना, लोग यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस होते हैं, भागते हैं। तो ये भी होता है ज्योग्राफी की वजह से भी क्लाइमेटिक चेंज। पॉलिटिकल साइंस का अगर बात करें, नीड इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड पॉलिसीज। अगर कोई आपदा आ जाता है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस का भी योगदान हो जाता है क्लाइमेटिक चेंज के अंदर। यानी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है तो पॉलिटिकल साइंस का भी इनरोलमेंट हो जा रहा है किसके अंदर? इसमें डिसीजन या फिर पॉलिसी लेने के अंदर। हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री कैसे हो रहा है? तो पास्ट रिस्पॉन्सेज टू क्लाइमेट शिफ्ट टीच अस वैल्यूएबल लेसन। अगर हिस्ट्री आप नहीं जान रहे किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन का, तो आप क्लाइमेटिक चेंज जब होगा तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कंट्रोल तो करेगा ही नहीं कोई, उससे आप प्रिपेयर नहीं रह सकते हो। तो आपको हिस्ट्री जानना है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा रहेगा, कब कब चेंज हुआ करता था हिस्ट्री के टाइम पे। तो ये चीज आपको समझने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन को समझने के लिए क्या करना होगा? आपको इन चारों को फोकस करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ क्या क्लाइमेटिक कंडीशन किस में आता है? तो ज्योग्राफी में, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन समझ जाएंगे? नहीं, सब एक दूसरे से इम्पैक्ट करता है। ठीक है। थर्ड है हमारा पोवर्टी इन इंडिया। तो पोवर्टी, अगर गरीबी आ रहा है भारत के अंदर, तो उसका भी कारण ये चारों हो सकता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज, है ना, जमीन पे, यानी ज्योग्राफी के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसमें लैंड के बारे में पढ़ते हैं, रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी सबको एक बराबर नहीं मिला है रिसोर्स। हिस्ट्री अगर बात करें, हिस्ट्री का कैसे योगदान है? तो कॉलोनियल पॉलिसीज लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ पॉवर्टी। यानी जो भी ब्रिटिश के टाइम पे पॉलिसी आता था तो कहीं ना कहीं गरीब लोग को छोड़ देता था, गरीब लोग को वंचित कर देता था उस चीज से। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री भी हमारा पॉवर्टी से कनेक्शन रखता है। पॉलिटिकल साइंस का बात करेंगे तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एड्रेसेस, है ना, अगर पॉवर्टी को खत्म करना है तो क्या करना होगा? गवर्नमेंट को बहुत सारा पॉलिसी प्रोग्राम लाना होगा ताकि इसको खत्म करा जा सके। इकोनॉमी का बात करेंगे तो वेजेस, प्राइस, लैक ऑफ क्रेडिट आर इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में बात करें तो बहुत कम लोग ऐसे हैं, गरीब लोग, जिनको लोन मिल पाता है, नहीं के बराबर है होंगे वो लोग जिनको लोन मिल जाता है। कि कोई स्टार्टअप करना है, कोई बिजनेस करना है, बिना एसेट के लोन ही नहीं मिलेगा, बिना किसी कोलेटरल के लोन ही नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना। और जो अमीर लोग हैं उनका तो बैंक ऐसे ही देता है, ये तो बहुत अमीर आदमी है, जानता है बैकग्राउंड इसलिए, और कोई बात नहीं, है ना। तो वेजेस बढ़ाना होगा ताकि गरीबी खत्म हो सके, कोई चीज का प्राइस जो है उसको कम रखना होगा ताकि गरीब लोग भी एफोर्ड कर सकें उस चीज को। ठीक है। तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं पॉवर्टी में आ जाता है। ठीक है, चारों सब्जेक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे अभी तक हमने कवर किया, अभी और बचा हुआ है।